शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं HRW रिपोर्ट से संबंधित। ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट 2023 जारी कर दी गई है। 2022 का डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और भारत से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत की गवर्नमेंट ने क्या काम करा है। जो एक्टिविस्ट लोग हैं, इसके अलावा जो मीडिया है, उसके ऊपर क्रैकडाउन चल करना तेज कर दिया है। क्रैकडाउन मतलब हमले करना, उनकी आवाज़ों को दबाना, ये सारी चीज़ें तेज हो गई हैं। भले ही यहाँ पर गवर्नमेंट की आलोचना की गई हो, ठीक है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक सही भी है कि हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। न केवल हमारे देश में बल्कि अन्य देशों की गवर्नमेंट भी ऐसा करती है। वो कभी भी नहीं चाहती हैं कि हम आने वाला चुनाव हार जाएं। वो आने वाला चुनाव कैसे हारेंगे? जब उनकी कोई आलोचना करने लग जाए, जब उसकी योजनाएं किसी को पसंद नहीं आए, अपोजिशन के लीडर को दबाना चालू कर दे, तब तभी जाकर के वो अगले आने वाला जो चुनाव है वो जीतती। तो हमारे देश में अब जो अभी हाल ही में ये जो रिपोर्ट आई है, अब उसको देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि नहीं एक्सेप्ट करती, क्योंकि ज़्यादातर जो रिपोर्टें आती हैं ना, उनको सरकार हमेशा कह देती है कि इनका कैलकुलेशन गलत है, कोई ना कोई कमी भारत की तरफ से निकाल दी जाती है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट के बारे में। कब से इसकी शुरुआत की गई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स किसको बोलेंगे हम? ह्यूमन राइट्स जिसको हम मानव अधिकार बोलते हैं। जैसे कि प्रत्येक इंसान का ये अधिकार है भारत में कि वो उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ज़रूर, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि विचार और अभिव्यक्ति की उसको आज़ादी दी गई है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की आलोचना कर सकता है। जो नीतियाँ उसको पसंद नहीं है, जो कानून उसको पसंद नहीं है, वो उनका खुल कर के विरोध कर सकता है और कह सकता है कि आप इसको वापस लो। ये सारी चीज़ें ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आ जाती हैं। जब ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड भर में ह्यूमन राइट्स का क्या सिनारियो रहा है, उसका मेजरमेंट करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की स्थापना 1978 में हुई थी। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। ये रिसर्च और एडवोकेसी तैयार करता है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के ऊपर। ये जो ग्रुप है वो प्रेशर डालने का काम करता है गवर्नमेंट के ऊपर, पॉलिसी मेकर, कंपनी एंड इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स अब्यूज़र, चाहे वो कोई अकेला सिंगल व्यक्ति हो किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो, उनके ऊपर प्रेशर डालता है। ठीक है, कि आप जो है ऐसा यूज़ कर रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो, ये गलत है। इसके अलावा आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए ह्यूमन राइट्स का। एंड द ग्रुप ऑफन वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ रिफ्यूजी, चिल्ड्रन, माइग्रेंट एंड पॉलिटिकल प्रिजनर। सबसे ज़्यादा जो फोकस देती है ये रिपोर्ट वो किसके ऊपर है? जो रिफ्यूजीज़ है, जैसे कि हमारे देश में बाहर से कोई आया व्यक्ति रह रहा है, उसको अपने अधिकार मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को अधिकार मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। माइग्रेंट्स, पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है न्यूयॉर्क में। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ में हेडलाइन में ही बताया गया है कि इंडिया ने तेज कर दिया है हमले एक्टिविस्ट के ऊपर, मीडिया के ऊपर 2022 में। ऐसा कहना है ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट का। वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 किसकी? ह्यूमन राइट्स वॉच की। ये रिलीज़ की गई थी थर्सडे के दिन, जिसमें कहा जाता है कि इंडिया की जो ऑथोरिटीज़ है, ठीक है, उन्होंने इंटेंसिफाई कर दिया है एंड ब्रॉड कर दिया है उनके क्रैकडाउन ऑन एक्टिविस्ट ग्रुप, मीडिया ग्रुप थ्रू 2022। ठीक है, इसमें ये ऐड किया गया है कि जो हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी है और इसकी जो सरकार है, इसने यूज़ किया है एब्यूसिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ टू रिप्रेस मुस्लिम एंड अदर माइनॉरिटीज़। तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जानते हैं कि हमेशा हिंदुत्व को सपोर्ट करते आ रही है।
इसी के चलते चलते जो अदर माइनर कमिटीज़ है, मुस्लिम्स है और भी जो अदर माइनर कमिटीज़ है, इनको क्या है, सप्रेस किया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है ऐसी पॉलिसीज़ ला करके, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का प्रमोशन रहा है हमेशा से ही हिंदू मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी का, ठीक है। इसी के चलते चलते जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिल गया है, एंड सपोर्टर्स टू इंगेज इन डिस्क्रिमिनेटरी एंड 8 टाइम्स वायलेंट एक्शन अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। मतलब कि देखिए, ये जो राइट्स की रिपोर्ट कह रही है कि इसमें देखा जाए ना तो जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, इसके अलावा ये जो अथॉरिटीज़ हैं और हिंदूवादी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा बल मिल गया है कि वो इंगेज हो रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी एंड ए टाइम वायलेंट एक्शन अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। धर्म के आधार पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। मीनाक्षी गांगुली का कहना है, ये साउथ एशिया के डायरेक्टर हैं, कहाँ पर, ह्यूमन राइट्स वॉच में। उनका कहना है ये जो अथॉरिटीज़ हैं शुड बी रेनिंग इन पार्टी मेंबर्स एंड सपोर्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज अब्यूसेस इंस्टीड ऑफ जेलिंग क्रिटिक्स एंड शटिंग डाउन राइट्स ग्रुप। क्या किया जा रहा है हमारे देश में, जो क्रिटिक्स करने वाले लोग हैं या फिर आलोचना करने वाले लोग हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, और जो राइट्स ग्रुप हैं जो इस प्रकार से अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं, उनको बंद किया जा रहा है। इसके अलावा कहा जाता है HRW की रिपोर्ट में भारत सरकार की जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ मतलब ED है, CBI है और भी अन्य प्रकार की जो संस्थाएं हैं या फिर सरकारी ग्रुप है, तो पूरे अक्रॉस इंडिया में अरेस्ट किए गए हैं एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार एंड अदर क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड गिरफ्तारी कह सकते हैं। उनके ऊपर जो है टेररिज्म के चार्ज तक लगाए गए हैं। कुल मिलाकर के लॉ का मिसयूज़ यहाँ पर किया गया है, ठीक है। कई सारी जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं उन्होंने डिमोलिश किया है मुस्लिम होम्स को। हम देख रहे हैं कि कई मुसलमानों के घरों में बुलडोज़र चलाए गए हैं। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया है विदाउट लीगल ऑथराइजेशन या फिर ड्यू प्रोसेस एज समरी पनिशमेंट फॉर प्रोटेस्ट और एलीग्ड क्राइम्स। तुरंत इनको दंड देना है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, उनके घर पर बुलडोज़र चला दो, ठीक है। अवैध निर्माण है, आपने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, ऐसे वैसे करके कुल मिलाकर के तुरंत उनके लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मिसयूज़ किया है लॉ फॉरबिडिंग फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन टू टारगेट क्रिश्चियन स्पेशली फ्रॉम दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज़। अब हम देख रहे हैं कि कई सारे राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर के कितने सख्त से सख्त कानून आ गए हैं। इसी के चक्कर में शादी ब्याह होना भी आजकल कितना मुश्किल हो गया है एक धर्म का दूसरे धर्म से, ठीक है। शादी हो रही है, इसका मतलब ऐसा लगता है सरकार को कि ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर के जो कानून लाए गए हैं वो स्पेशली टारगेट करते हैं क्रिश्चियंस लोगों को, इसके अलावा दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज़ को। इसके अलावा रेफरिंग टू रिलीज ऑफ 11 हिंदू मैन सेंटेंस टू लाइफ इन जेल, बिल्किस बानो केस का भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है कि किस प्रकार से 11 के 11 जो हिंदू लोग थे, एक मुस्लिम महिला के रेप और उसके शायद बच्चे की मर्डर के केस में ये लोग अंदर थे, उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। इसके बाद सेलिब्रेशन करती है बीजेपी मेंबर्स। इट सेड द एक्शन हाईलाइटेड गवर्नमेंट्स डिस्क्रिमिनेटरी स्टांस टुवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इवन इन केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि सरकार क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ले रही है, महिलाओं के खिलाफ हो चाहे वो माइनर कम्युनिटीज़ हो। फिर जम्मू एंड कश्मीर की यदि हम बात कर लें तो ये रिपोर्ट का कहना है इवन आफ्टर 3 years ऑफ डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370,
370 आपने हटाए हैं वो तो सही हैं, लेकिन 3 साल के बाद भी गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रिस्ट्रिक्ट फ्री एक्सप्रेशन। आज के टाइम में भी एक्सप्रेशन को वहाँ दबाया जा रहा है, पीसफुल असेंबली नहीं होने दी जाती है। इसके साथ साथ में अदर जो बेसिक राइट्स हैं वहाँ पर वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। इसके आगे बताया जाता है कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं थ्रू आउट द कंट्री थ्रू टैक्स रेड, ठीक है, आपको पता है ईडी की रेड लगवा दी जाती है। ईडी की रेड आप देखना कभी भी किसी बीजेपी के लीडर के यहाँ पर नहीं लगी है अभी तक, ठीक है, वो हमेशा अदर पार्टीज़ के यहाँ पर ही लगेगी या फिर जो सरकार की आलोचना करता है। द यूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA एक्ट के बारे में भी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, जिसके माध्यम से NGO चंदा लेते हैं। तो FCRA कानून के माध्यम से, इसके अलावा अदर एलिगेशन ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। वहीं इस रिपोर्ट में कुछ अच्छी बातें भी बताई जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने का जो सेडिशन लॉ चला आ रहा था, राजद्रोह का जो कानून चला आ रहा था, जिसके माध्यम से कितने ना कितने नेताओं की गिरफ्तारी कराई गई थी, इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट, जो रेप पीड़िता महिला है उसके लिए, रेप की जांच के लिए जो 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है उसको बंद कर दिया गया है। ये बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, नेशनल SC कमीशन के बारे में ये रिलेटेड है, नेशनल कमीशन फॉर SC। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। ये संस्था SC कैटेगरी के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। भारत के संविधान के आर्टिकल 338 में इस आयोग के बारे में लिखा हुआ है। ये SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के कर्तव्यों के निर्वहन के साथ एक नेशनल आयोग के गठन का प्रावधान करता है, ठीक है। आर्टिकल 338 क्या कहता है, आप ST के लिए और SC के लिए एक संस्था का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इनको सुरक्षा प्रोवाइड करे, इनसे संबंधित जो भी मामले हैं उनकी जांच करे, उनकी निगरानी करे। इसके साथ साथ में कुछ जो स्पेशल शिकायत के मामले में पूछताछ भी कर सकता है और उनकी सामाजिक आर्थिक विकास योजना की प्रक्रिया में भाग लेगा। इसके अलावा सरकार को सलाह भी देगा। विशेष अधिकारी की यदि हम बात करें तो शुरू में आर्टिकल 338 के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इसको हम कमिश्नर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयुक्त या फिर कमिश्नर। फिर 65वें नंबर का संविधान संशोधन लाया गया 1990 में। 1990 में क्या किया गया कि जो सिंगल व्यक्ति यहाँ पर बैठा है इसको उन्होंने क्या काम कर दिया, बहुसदस्यीय कर दिया, ठीक है। बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में चेंज कर दिया गया था। मतलब संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया था। फिर 2003 में फिर से संशोधन किया जाता है। पहले जो गठित आयोग था, संस्था था, साल 2004 में 2 अलग अलग आयोगों में इसको हमने बांट दिए थे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC और दूसरा है NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। अब इसकी हम स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो सबसे ऊपर रहेगा अध्यक्ष, उसके नीचे रहेगा उपाध्यक्ष और 3 इसके अन्य मेंबर भी रहते हैं। ये जो रहते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक सिग्नेचर्ड सीलबंद आदेश के द्वारा होता है। कार्य की यदि हम बात करें तो ये सारे कार्य इसके लिए बताए जाते हैं, जैसे कि इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए जो भी उपाय हैं उनके संबंध में जितने भी मुद्दे हैं उनकी निगरानी और जांच करना है। उनके सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित जो शिकायत हैं आई हैं उनके मामले में वो पूछताछ कर सकती है। इसके साथ साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सलाह देती है कि SC और ST को कैसे करके हम सामाजिक और आर्थिक तौर से
विकास कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति को टाइम टाइम पर रिपोर्ट देते रहते हैं सुरक्षा उपायों के ऊपर SC ST कैटेगरी के। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक विकास कल्याणकारी एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी सिफारिश भी करना। समुदाय के कल्याण सुरक्षा विकास और उन्नति के संबंध में कई कार्य करना। अब यहाँ पर पार्टिकुलरली वो तो नहीं बताया गया कि कौन कौन से कार्य करेंगे, लेकिन बताया गया है कि इस चीज़ में इनको काम करना है। इसके साथ साथ में जो OBC हैं और एंग्लो इंडियन के समुदाय में भी अपने कार्यों का निर्वहन वैसे ही करेगा जैसे SC और ST के संबंध में करता है। तो 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में इसी प्रकार के कार्यों को करने का अधिकार था। फिर 2018 में 102वें नंबर का संशोधन किया गया और इस जिम्मेदारी से उसको मुक्त कर दिया गया। ठीक है, इसके लिए सरकार पिछड़ा वर्ग वाला आयोग लेकर के आई होगी। चलिए अब हम न्यूज़ को देख लेते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर SC सीक्स रिपोर्ट ओवर अटैक ऑन दलित यूथ इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक दलित यूथ के ऊपर अटैक किया गया है। ठीक है, अब इसी को लेकर के रिपोर्ट की डिमांड करी है NSC ने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। थर्सडे के दिन इशू किया है एक नोटिस, किसको? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को। ये उत्तरकाशी है, उत्तराखंड में पड़ता है। आफ्टर इट टू कॉग्नाइसेंस, इसने क्या है, स्वतः संज्ञान लिया था दलित यूथ के ऊपर कि कभी इसको न्यूज़ में आई होगी, सुना होगा। दलित यूथ वाज बीटन अप फॉर एंटरिंग ए टेम्पल। ठीक है, मंदिर में रोकने के लिए उसको क्या है, मारा गया था। द यूथ वाज illegally beaten up with a burning piece of wood all night for entering the temple premises। अब सोचिए, उसने मंदिर में प्रवेश कर लिया था, इसी के चलते चलते उसको मारा जाता है जलती हुई लकड़ी से। अब कमीशन ने डिटेल्ड एक्शन जो लिया गया है उसकी रिपोर्ट मांगी है अथॉरिटीज़ विद इन 3 days। 3 दिन के भीतर में ही आपको रिपोर्ट भेजना है जो भी आपने कदम उठाए हैं। इसके बाद आगे की न्यूज़ हम देखते हैं। अभी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई है उसको तो हम देख चुके हैं। अब अगली जो न्यूज़ हम देख रहे हैं वो PIB से आई है। PIB ने क्या काम करा है, 6 ठो जो यूट्यूब चैनल है ना, फेक न्यूज़ फैला रहे थे करके उनको बंद कर दिया है। वो चैनल है नेशन TV, संवाद TV, सरोकार भारत, नेशन 24 और स्वर्णिम भारत एंड संवाद समाचार। ये जो है illegally वर्किंग कर रहे थे इन कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन ये लोग फैला रहे थे, इसी के चलते चलते इनके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। तो ये जो चैनल्स हैं ये पार्ट ऑफ ए फेक न्यूज़ इकोनॉमी है दैट थ्राइव्स ऑन मोनेटाइजेशन ऑफ फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ के माध्यम से ये मोनेटाइजेशन मतलब मनी कमा रहे थे। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से यदि हम देखें तो श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सिरिसेना को कि आप जो विक्टिम्स है बॉम्बिंग के, ठीक है, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करिए। फिर बाइडेन के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे यूनिवर्सिटी के लेक्चर को लेकर के, उसके ऊपर उन्होंने अपना बचाव किया है। वहीं यदि हम बात कर लें फॉरेन वाले पेज में और भी अगली न्यूज़ से रिलेटेड, तो सेकेंड ग्रीक ज्यूइश मेमोरियल वेंडलाइज्ड इन थेसालोनिकी। यहाँ पर ग्रीक ज्यूइश मेमोरियल बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि उसका अभी क्या हाल कर दिया गया है। मतलब फॉरेन वाले पेज से यदि देखा जाए ना तो उतनी कोई खास न्यूज़ हमको नहीं दिखाई दे रही है। तो हम चलते हैं अब फ्रंट वाले पेज में और देख लेते हैं कि फ्रंट वाले पेज से कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं क्या। ठीक है, सेंटर टारगेटिंग आम आदमी पार्टी फॉर रिकवरी ऑफ एड मनी। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ज़्यादातर राज्यों में
ठीक, किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। केंद्र सरकार और बीजेपी का केंद्र सरकार का और आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे क्या है ना, टक्कर होते रहता है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि काफ़ी पुराना ये केस था जो कि क्लोज हो चुका था, अब वो हमें टारगेट करने के लिए ये केस को फिर से निकाली है। पहले क्या क्या हुआ था ना कि चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले या फिर नॉर्मली किसी भी टाइम की बात करें, आप ऐसे विज्ञापन नहीं दे सकते हैं जिससे आपकी बड़ाई हो, ठीक है, और आप कुल मिलाकर के चुनाव जीतने के हिसाब से अपना विज्ञापन दे रहे हो। मतलब आप जो है अपना टारगेट साधने के हिसाब से विज्ञापन नहीं दे सकते। ये ज़रूर है कि जो जो प्लानिंग आप चला रहे हैं उसकी जानकारी लोगों को होना चाहिए, लोगों को जागरूक बनाना अलग बात है, लेकिन यदि आप वहीं अपना टारगेट साधने लग जाएं तो ये गलत है। इस प्रकार से नियम कानून हाल ही में अभी बनाए गए थे। उसी हिसाब से देखा जाए ना तो अनियमितताएं पाई गई थी इनके ऐड में। उनको लगा था कि ऐड का इन्होंने मिसयूज़ किया है, इसलिए इसके ऊपर उन्होंने जो पैसा खर्चा किया था आम आदमी पार्टी ने, उसके ऊपर कहा गया था कि आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, इतने पैसे का आपने मिसयूज़ किया है। अब इन्फ्लेशन को लेकर के न्यूज़ आई है। इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देखेंगे। इन्फ्लेशन जिसको नॉर्मली हम महंगाई बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है 4+-2। 4-2 मिनिमम 2% हो सकती है और मैक्सिमम 6% होना चाहिए। 4+2 6%, 4-2 2%। ये आरबीआई ने टारगेट रखा। ऐसे अन्य देश की सरकारें भी रखती हैं। इन्फ्लेशन को हमेशा आप ये मत समझिए कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरे तौर से आप ये देखिए कि मार्केट में पैसा का बढ़ना। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सरकार ऐसा सोचती है, आरबीआई ऐसा सोचता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा बढ़ गया है, कैसे भी करके आपकी जेब में जो नोट रखी हुई है उसको खींचो। इसके लिए आरबीआई क्या काम करता है? ब्याज की दर को बढ़ा देता है। जैसे मैंने यदि किसी प्लॉट को ख़रीदने के लिए 8 लाख रुपया लोन लिया हूँ, मेरी महीने की किस्त यदि लगभग महीने की किस्त मेरी 20,000 में कटवा रहा हूँ और मैं हर महीने ब्याज दे रहा हूँ 7,000 रुपया। अब आरबीआई ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो क्या असर पड़ेगा? आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। 7,000 जो ब्याज दे रहे थे आप, 7 की जगह आपको 7,500 या फिर 8,000 ब्याज देना पड़ेगा। इस प्रकार से आपकी जेब में जो 5,000 रुपया था एक्स्ट्रा, उसको सरकार ने क्या कर लिया है? अपने पास ले लिया, आरबीआई ने अपने पास ले लिया है। तो इस प्रकार से चेंजेस आरबीआई करते रहता है। तो इन्फ्लेशन जब भी होता है तो उस टाइम में हमारे पैसे की जो वैल्यू, रुपया की जो वैल्यू है वो घट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे कि पहले यदि आपके पास 100 रुपया होता था, ठीक है, आज से कोरोना जब नहीं लगा था उसके पहले की यदि हम बात करें, 100 रुपया यदि आपके पास में है तो उसमें लगभग आपको 1.5 लीटर तो नहीं, फिर भी 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आ जाता था। आज की कंडीशन ऐसी हो गई है कि 100 रुपया में मात्र आपको 1 ही लीटर पेट्रोल आ रहा है। यदि मुझे 1.5 लीटर पेट्रोल ख़रीदना है तो मुझे 150 रुपया खर्च करना पड़ेगा या उससे भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे जेब में जो 100 रुपये का नोट है उसकी वैल्यू आज और पहले के टाइम से देखें ना तो आज के टाइम में घट गई है।